बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातयानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। इस कथा से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगाऊँ। यूँ वक्त को हमवार बना लेते हैं कुछ लोग, उगले हुए लुकमे भी चबा लेते हैं कुछ लोग। गिर जाता है जो बाजुए सरगाब से वो पर, दस्तार फजीलत में सजा लेते हैं लोग। आज हम बात करेंगे मुल्क की माशी, सियासी, समाजी रशाकशी की, अवाम, ताजिर, सियासत, डिफ़ॉल्टर और गुज़रा हुआ साल। ये सब मुल्क की इस्तेकाम को क्या तक़वियत दे रहे हैं। ये बात यूं ही नहीं है, ये बात यूं भी है। हयात यूं ही नहीं है, हयात यूं भी है। कभी जमाल के साए, कभी जलाल की धूप, ये कायनात मेरी कायनात यूं भी है। एक कहावत है कि जहाज़ बंदरगाह में ज़्यादा महफूज रहते हैं, मगर जहाज़ इसलिए नहीं बनाए गए कि वो बंदरगाह में खड़े रहे। आज मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका तारुफ पेश करूं और फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कराची में अरसा दराज से ताजिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। माजी में तमाम नशे व फराज, तमाम मसाइल, तमाम कठिन मराइल का सामना कर चुके हैं। अब आने वाले मौजूदा हालात को किस तरह फेस करेंगे और एक NGOs भी चला रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन, अतीक मीर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब अतीक मीर साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, मौजूदा सियासी, माशी, समाजी हालात पर बड़े खूबसूरत अंदाज में तबसरा करते और बहुत अच्छी मालूमात फराहम करते, हालात को बहुत अच्छी तरीके से देखते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब ज़फ़र खान साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, जो एनालिस्ट की हैसियत से आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, मेमन बिरादरी में एक उभरता हुआ चैनल, मेमन बिरादरी के तमाम मसाइल समाजी सियासी हवाले से अक्कासी करता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में बड़े अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है और बड़ा अच्छा मैसेज डिलीवर करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा CEO दी मेमन TV अली गोडियल साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अतीक मीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि सियासी मंजरनामे की तरफ आता हूँ। क्या होने जा रहा है? मुल्क की ज़खायर, डिफ़ॉल्टर, तोशाखाना, अवाम की दाद रसाई कब होगी, कैसे होगी? और ये सारे जिस तरह सिस्टम चल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या होने लगा है। देखिए, मुल्क की इस्तेहकाम का एक फार्मूला है कि अगर सियासी तौर पे बहरान ना हो तो मैशत संभल जाती है, और अगर मैशत पर कोई बात आती है तो दिफाई एतबार से मुल्क कमज़ोर हो जाता है। जिसकी माजी करीब एक मिसाल है, रशिया जो दुनिया की बेहतरीन अस्करी ताकत था, लेकिन जो ही मैशत पे बात आई, आप देखें 1989 में डिफ़ॉल्ट कर गया, और जैसे वो डिफ़ॉल्ट किया तो उसकी अस्करी ताकत धरी की धरी रह गई और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, वो मैं हैरान होता हूँ कि जिन्हें हम अपना नुमाइंदा समझते हैं, ये जो अवाम की फलाह और अवाम की बहबूद के दावेदार हैं, जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं या उनके लीडरान हैं, आप देखिए उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि कुर्सी के यानी इख्तिदार की इस जंग में मुल्क उस जगह जा पहुंचे जहां आप डिफ़ॉल्ट के डंके बज रहे हैं जी। अल्लाह न करे अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो यहाँ के सियासतदान है। उन्हें कुछ नहीं पता कि इस वक्त आम आदमी की क्या हालत है। एक शख्स जो सुबह उठता है वो इसी फिक्र में होता है कि आज बच्चों के लिए वो क्या लेकर आए। एक मतवसत या मिडिल टू लोअर घराना ये सोचता है कि वो अपने बच्चों को आज क्या खिलाए। यानी इस कदर कभी 15-20 हज़ार में भी लोग खातिर ख्वाह की सूरत हाल उनकी वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज 40,000 50,000 रुपये माहाना में भी 4 से 5 अफराद माना वो बहुत मसाइल का शिकार है। लेकिन इसका किसी को कोई इदराक नहीं, कोई एहसास नहीं। ख़ास तौर पे जैसे आप देखें कि अगर हम साले ये 2022 का जो साल है जी जी, अगर इसके हम 2 हिस्से करें तो अच्छा, साल की तरफ भी मैं आता हूँ, गुजरे हुए साल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं ये भी सवाल करने लगा हूँ कि इस वक्त जो इसाक डार साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। क्या मसला है? आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ? हम देख रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? तो एक शख्स को किसी बरस की मुकम्मल अलामतें ज़ाहिर हो जाएं
डॉक्टर कहे से वो मर्ज नहीं है, लेकिन वो तमाम तर तकलीफें तो उस मर्ज की है ना। डिफॉल्ट करने के बाद जो किसी भी मुमलिकत की मुआशरे की हालत होती है, वहां तो हम लोग मौजूद हैं। जैसा मैंने भी अर्ज किया कि लोगों का गुजर बसर, जिस तरह एक मैं गिरती हुई तिजारत का जो एक हुजूम देख रहा हूँ, जिस तरह 90% लोग अपनी हैसियत से नीचे आ गए, 70% लोग अपने माना अखराजात पूरे नहीं कर रहे हैं, ना कारोबार ना घर, मकरूज हो गए। इतना बुरा हाल पाकिस्तान की तारीख में किसी माशरे का, किसी तिजारत का, किसी सनत का और सरमायाकारों का हौसला शिकन जो एक सिलसिला है, इससे कबल कभी नहीं था। ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ जफर साहब। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हम भी देख रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं हर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज है। 31 दिसंबर गुजर जाएगा, पता नहीं इलेक्शन होने वाले, पता नहीं इलेक्शन होंगे, एक सियासी रशाकशी है। इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में इस वक्त मसला क्या है, मैं तो इसको अगर सम अप करूं एक जुमले के अंदर, तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसमें मजीद एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और जो अपोजिशन है वो कहती है कि बस फौरी इलेक्शन कराओ। सिर्फ ये एक मसला इलेक्शन, चाहे वो 6 महीने उधर हो या 6 महीने इधर हो, 3 महीने उधर हो या 3 महीने इधर हो, जी, सिर्फ यही एक मसला है ना। इसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के अवाम की ये लोग ऐसी तैसी फेर रहे हैं। ये कहाँ के संजीदा सियासतदान है? ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क की अवाम के साथ? इनको कोई माजरत के साथ कोई हया शर्म नहीं है कि सिर्फ इस एक मसले के ऊपर के 3 महीने इधर हो जाए या 3 महीने उधर हो जाए, उसके ऊपर बैठ के बातचीत करें। और ये तमाशा लगाने के बजाय और ये रोज जो है वो नए नए ड्रामे करने के बजाय बैठें और संजीदगी से बातचीत करें और मामले को तय करें, ताकि यहाँ पर माशी इस्तेहकाम भी आ सके और सियासी इस्तेहकाम भी आ सके। और मुल्क के अंदर ये जो डिफॉल्ट जो सुबह से शाम तक हमें सुनाते और बताते हैं, लेकिन उस डिफॉल्ट के हवाले से जो है जो असल किरदार अदा करना चाहिए, यानी ना हुकूमत के पास कोई ऐसा माशी प्लान है, ना अपोजिशन के पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है। वो ये कहते हैं कि जी हमने कोरोना में बड़ा सर्वाइव किया। तो अब इसका सदब आप किस तरह किया जाए जफर साहब? देखिए ना, माजी के अंदर भी ये सुनते में आया कि ये इसने ऐसा कर दिया, ये लोग कह रहे उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा वैसा कब क्लियर होगा? ये देखें, मैं बात यही कर रहा हूँ कि मसला सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्शन ही है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर ही पूरी अनस्टेबिलिटी माशी और सियासी और इक्तिसादी और समाजी सारी की सारी जो है इस मुल्क को जो है डिफॉल्ट की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका तो सीधा सा हल ये है ना कि भाई बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए। आपकी नजर में इलेक्शन करा देने चाहिए या इलेक्शन अभी उसी तरह वो भी वेट एंड सी करें, क्या करें? देखिए, मैं तो इसमें ये बात भी कहता हूं कि इमरान खान साहब जब इख्तिदार में थे तो उस 4 साल के अंदर उन्होंने भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहा दी थी और लोग मायूस थे उनसे। और ये तो उनके साथ वो जो जनरल बाजवा साहब, जिनको वो अब सुबह शाम जो है बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने इनकी हुकूमत खत्म करके इनका साथ दिया है, अभी भी साथ दिया है। मैं तो कहता हूं इसलिए कि इनकी रेटिंग और इनकी पोजीशन जो है वो तो 0 पे आ चुकी थी, लेकिन जब इनको हटाया गया और जिस तरह से हटाया गया उसके नतीजे में हमदर्दी की जो संपेथी है उसकी वजह से लोग जो है वो इनके साथ हुए कि नहीं भाई वो टाइम इनको पूरा दे देना चाहिए था ताकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। उस वक्त ये हुक्मरान जो अब हैं ये उस वक्त कहते थे फौरी इलेक्शन कराओ, उस वक्त ये कहते थे कि नहीं टाइम पूरा मिलना चाहिए। इनकी भी शिकायत यही है ना कि हमें वक्त से पहले जो है वो ये रिजीम चेंज कर दी गई और हटा दिया गया और ये कर दिया गया। और अब जो है वो जो अब मौजूदा जो हुक्मरान हैं जो पहले महंगाई के ऊपर रैलियां निकालते थे और महंगाई के ऊपर जो एहतिजाज करते थे, आज महंगाई और
जो है वो यानी कई गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है अगर ये सारी चीज़ों को कहते हैं कि हाँ ठीक है हम डिले कर लेते तो फिर हर जीतने वाला फिर उसी तरह अपनी वो सारी चीज़ें लेकर आ जाएगा, फिर इस्लामाबाद के अंदर इसी तरह की नुकसान नफसी चलती रहेगी, फिर इसका इलेक्शन वो कराओ ये कराओ, ये सब सिस्टम में चलता रहेगा। उस पर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अली गोडिल की तरफ आता हूँ। अली साहब, इससे पहले कि मैं आपको सियासी हवाले से, माशी हवाले से, समाजी हवाले से सवाल करूँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप दी मेमन टीवी का आपने आगाज़ किया, एक मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से आपने इस चैनल को शुरू किया। शुरू में बहुत सारे नशेब व फराज देखे, क्या देख कर, क्या सोच कर और क्या समझ कर और क्या जहन में प्लान लेकर आप इस मोमेंट की तरफ बढ़े कि मुझे जो है इस चैनल को मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से आगाज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। दी मेमन टीवी डिजिटल मीडिया की जहाँ तक आपने बात की, तो आजकल आप देखें सोशल मीडिया तो एक अर्निंग का जरिया बना हुआ है, कोई भी कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब के हवाले से। लेकिन इधर मेमन कम्युनिटी, हमारा विजन था एज ए यूथ भी कि ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के अंदर हमने 2009 से काम किया है। तो हमने जो मेमन कम्युनिटी का एक वतीरा रहा है, लोगों की खिदमत करना, बिजनेस कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना, सर्व करना। अतीक भाई से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम लोगों से एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है, तमाम बिजनेस कम्युनिटी के साथ। तो हमने पहले प्राइवेट चैनल की शक्ल में पूरी दुनिया से हमारे कम्युनिटी के लोगों को कनेक्ट किया। आज दी मेमन टीवी यूके हो, कनाडा हो, तमाम जगहों पे लोग देखते भी है, माशाल्लाह वेट करते हैं कि यार हमारी वीडियोस आए, वायरल होती है। क्योंकि अब लोग जो है ना टेलीविजन पे सियासी गुफ्तगू देख देख के तंग आ चुके हैं, क्योंकि अपर लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं लेकिन नीचे तबके पे कोई नहीं देखता। मैं देखता हूँ अतीक पे अक्सर बुनियादी मसाइल पे आवाज़ उठाते हैं, उस पर काम भी होता है, फिर 4 दिन बाद वही चीज़ें हो जाती हैं। वो रोज़ाना अपनी आवाज़ उठाते हैं। आज देखें हमारी यूथ जो है ना मायूस हो चुकी है, हमारी यूथ बिल्कुल डीमोटिवेट। हम एज आ मेमन कम्युनिटी, हमारे पास CV आती है जब जॉब के लिए, तो हमें पहले टाइम नहीं लगता था किसी को भी जॉब पे आगे फॉरवर्ड। आजकल जॉब क्रिएटिविटी नहीं हो रही सलीम भाई, महंगाई उरूज पे, करप्शन उरूज पे। मैं कहता हूं कि मोटरसाइकिल चलाने वाला भी अभी इस तरफ आता है मेमन टीवी का ये वाला सवाल भी कि आपने मेरा वो सवाल अपने पूरा मुकम्मल नहीं किया, क्या देखकर आप और कितना अरसा हो गया आपको इस? जब हमने आगाज किया था तो यही सोच थी कि हमारी मेमन कम्युनिटी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है हम पूरी दुनिया में दिखा सके कि जिस तरह मेमन कम्युनिटी के बड़ों ने खिदमत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान बनाने से लेके सर आदम जी दाऊद ने ब्लाइंड चेक पेश किया था कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। इसके बाद काका बावानी, आप शारा फैसल से गुजरते हैं तो तमाम आपको कम्युनिटी के बड़ों के इदारे नाम से मनसूख नजर आते हैं। तो हमारा भी ये विजन था कि हम कम्युनिटी के लोगों की जो है बात को आगे बढ़ाएं, हम अपने बुजुर्गों की बात यूथ तक कन्वर्ट करें। तो यही मेरा विजन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वर्ल्ड वाइड जो है चैनल बन चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबकी दुआओं से ये एक सैटेलाइट चैनल की सूरत में होगा। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ तकमीर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, फिर हम जो एयर जा रहा है, हमारा साल ख़त्म हो रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि सब इमरान खान ने जो इस तरह किया वैसा किया, इस वजह से ये मुल्क है। और आप शहबाज शरीफ को भी कहेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब वो भी कह रहे हैं कि इस वजह से हुआ ये सारा। क्या आप ताजर भी ये समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो सब क्या धरा क्या इमरान खान का है या माज़ी की हुकूमत या पिछली, ये किस तरह? मैं समझता हूँ कि कमोबेश सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है और कोई भी कम नहीं है इस मुल्क को इस हाल पर बिल्कुल तक पहुंचाने में। सभी जिम्मेदार हैं। देखिए, PDM के बनने से एक फ़ायदा ये हुआ मुल्क में कि तमाम जमातें एक तरफ आ गई, उनके सामने एक जमात आ गई, PDM और PTI। तो अब ये हो सकता है इलेक्शन भी PDM इकट्ठा ही लड़े उसके मुकाबिल। आपको लग रहा है ऐसा कि ऐसा मुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, फिर वही रस्सा कशी होगी, फिर वही वजीर आजम किसका बनेगा, अलग अलग किसका बनेगा। PDM टूटेगी तो फिर रस्सा कशी होगी। देखिए, ये अपनी उन गुनाहों के खौफ से यकजा है, ये मुल्क की बेहतरी में यकजा नहीं है। ये जो भी इन्होंने माजी में देखिए 30 साल से ज्यादा इस मुल्क को बिगाड़ने वाले, चले इमरान 4 साल की कहानी है ना, उससे कबल कौन सा बेहतर था, लेकिन बद से बदतर होता चला गया। यानी आज अगर आप देखें कि पिछले ये 10 साल का भी आप मुआवजा कर लें तो जिसको भी फौज ने हटाया लोगों ने उसको वेलकम कहा। सिर्फ ये हुकूमत ऐसी थी कि जिस तरह अभी जफर साहब ने कहा कि इनको हमदर्दी मिली कि इसको बाजों ने हटा दिया। उससे पहले देखें जियाउल हक ने या जितने भी
जनरल्स आए, उन्होंने जिस हुकूमत को हटाया, लोग उनकी कारकर्दगी से इतना तंग आ चुके थे कि लोगों ने वेलकम किया, मिठाइयाँ तकसीम हुई और यानी इतना ज़्यादा लोगों को उन्होंने उस वक्त के हिसाब से महंगाई की चक्की में जिसका पीस दिया। तो खुश तो इनमें किसी से भी नहीं थे। अभी देखें, आज एक बड़ा दुख के साथ ये बात मैं कहता हूँ कि अगर हम कहें कि फला पार्टी अच्छी है, फला लीडर अच्छा है, तो ये लफ्ज़ तो सूट नहीं करता। ये लफ्ज़ सूट करता है कि यार इनमें कम बुरा कौन है। अब आपको कंपैरिजन करें, कंपैरिजन तो कम बुरा हमारे लिए अच्छा है। जैसे 10 टूटे हुए गिलास हैं, आपको एक में पानी तो पीना है, तो जो कदरे बेहतर है, उसी को कम शिकस्ता है, खस्ता, आप उसमें पानी पीते। क्या बात है, आप बड़ी गहराई की बात कर गए और मुझे यहाँ इशारा हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। अतीक साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही तो फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा और आप बड़ी अच्छी ब्रेक के अंदर भी एक बात कह रहे थे और उस पर जब सवाल जवाब चल रहे थे तो फिर मुझे ब्रेक पर रुकना पड़ा और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ उसी सवाल की तरफ जो आप जो गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ से उस सिलसिले को जोड़ते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई भी सियासी जमात उसका माजी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। जिस जमात को मौका मिला उसने अपने लिए काम किया। एक तो इनमें कोई खुद जमहूरियत तो है नहीं किसी भी जमात में, एक विरासत में चल रही तमाम जमातें। जो बच्चे पैदा होने उनके लिए भी इन्होंने सोच रखा है कि उसको कौन सी वजारत देनी है। तो ये इस जमहूरियत के साथ भी मजाक है, पाकिस्तान के साथ भी मजाक है। लेकिन मैं मुस्तकबिल सियासत का मुस्तकबिल पाकिस्तान में ये देख रहा हूँ कि जिस तरह ये PDM एक सियासी डस्टबिन है, वो तमाम लोग जो एक दूसरे को काफिर तक करार देते थे, एक दूसरे को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, वाज़े तौर पर चोर डाकू लुटेरा कहते थे, वो सब एक छतरी के नीचे आ चुके हैं। उसका सबब यही है कि उनका मुखालिफ जो भी हो, चाहे इमरान है, अदालतें हैं या एहतसाबी जो भी सिलसिला चल रहा था, तो आप देखें ये सब अपने अपने बचाव के लिए एक छतरी के नीचे हैं। लेकिन इस सारे खेल में मैं एक बात कहूँगा कि लोग आज भी फौज पे एतबार करते हैं। एक ये रिजीम चेंज के नतीजे में जो भी मुश्किलात आई हैं तो उसमें नाराज़गी है जनरल बाजवा से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अब ढकी छुपी बात भी नहीं है। लेकिन फौज को अपना कंट्रोल उस वक्त तक रखना चाहिए जब तक ये सियासतदान इस मुल्क को लूटने के अमल से बाज नहीं आते, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलती जिन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद किया। देखें, अदलिया को दबाने का मतलब तो ये है, फ्रांस में जो 1789 में ब्लड शेड आया उसके पीछे दो चीजें थी, एक भूख थी, दूसरा नाइंसाफी थी। आज मैं समझता हूं कि जितने लोग भी इंसाफ से मुतालिक हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इसमें सिर्फ ये सियासी आंकड़ा ही नहीं है, सियासी बुरानी नहीं है, ये अदालतों का अच्छा फैसला ना होना इस मुआशरे के बिगाड़ का एक सबब है। इस मुल्क में आज जो कुछ भी हम बुराइयां खराबियां देख रहे हैं उसमें अदलिया का बड़ा रोल है। तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी वो अदा कर नहीं रहा। अभी आपने मिसाल दी बिलावल भुट्टो की, देखिए कितना बड़ा मजाक है कि PDM की हुकूमत बनने के बाद हर किसी को सिर्फ वजारत चाहिए और सूटेबल एक भी नहीं है, एक भी वजीर उस शोबे से मुतालिक एक्सपर्ट नहीं है, उसकी अबजद से वाकिफ नहीं है, उसकी गुफ्तगू सुने, वो सियासी लतीफ़े जन्म दे रहे जिस तरह की ये लोग गुफ्तगू करते हैं। तो ये तो इंतहाई मजाक है इस मुल्क के साथ, इस माशरे के साथ, इसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के साथ कि ऐसे लोग इख्तिदार में बैठे हैं जिनकी कोई विल नहीं है, कोई विश नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, वो इस मकसद के लिए आए ही नहीं है। जिस तरह जफर साहब ने कहा कि ये रस्साकशी है कि इलेक्शन हो ना हो, वो कोई कहता फौरी हो, कोई कहता 1 साल बाद हो। वो जो कहते हैं 1 साल बाद हो, देखिए अगर तो उन्होंने मुल्क को बचा लिया हो, अगर तो उन्होंने माजी की मुश्किलात का कुछ अजाला कर दिया हो,
तो चलिए हम कहें भाई नहीं इलेक्शन की अभी जरूरत नहीं है, वो तो मतवातर बर्बादी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। तो अगर एक मल्लाह जो कश्ती को भंवर की तरफ धकेले चला जा रहा है तो फिर उससे कश्ती को बचाना चाहिए, वरना मैं समझता हूं कि अब देखें जिस तरह ये ना तो वो इसहाक डार डॉलर को रोक सका, ना ही देखें पेट्रोलियम की कीमतें नीचे आ सकी, बिजली का बिल सुहाने रूह बन गया, गैस आप सर्दियों में एक मिडिल क्लास गीजर नहीं जला सकता जो उसके रेट मुकर्रर किए गए। तो फिर ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि इख्तिदार से हटा देना चाहिए ताकि एक उम्मीद तो बंधे कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ जफर साहब, इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है, सोने की जो ये ऊंचाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? फिर इसके बाद मैं कराची के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, असल में इस वक्त जो है वो डॉलर की जो उड़ान है यही सबसे बड़ा माशी लिहाज से एक मसला है हमारे लिए। अच्छा, इसके अंदर हम खुद जिम्मेदार हैं बिलाशुबा। फ्लड आया, बारिशें गैर मामूली हुई, उसके नतीजे में जो है फसलें तबाह हुई, उसके नतीजे में भी एक क्राइसिस आया। जी। लेकिन हम जो ज़रई मुल्क अपने आप को कहते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि प्याज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आलू हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम इसके ऊपर अपने ज़र मुबादला जो है वो खर्च करेंगे तो कहाँ से फिर जो है वो रुपया तगड़ा होगा और कहाँ से जो है वो डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा, और उसके नतीजे में तो फिर यही सब कुछ होना है जो हो रहा है। यानी आप देखें ना कि हमारी बरामदात जो है वो दरामदात के मुकाबले में निस्फ है, आधी है। अब दरामदात को आप मसनूई तरीके से जो कंट्रोल कर रहे हैं कि आपने एलसी खोलना बंद कर दिए, उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। जब खाम माल नहीं आएगा, खाम मटेरियल नहीं आएगा, जब उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्री के ऊपर असर आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार तबाह होगा। अब उसमें फिर आप फैसले भी ऐसे करने शुरू कर देते हैं। सर्दी का मौसम है, कल तक आप जो है वो सीएनजी के स्टेशन पे स्टेशन खोल रहे थे, बसें भी जो है वो सीएनजी पर आ रही हैं, हर चीज जो है सीएनजी पर जो है वो कन्वर्ट हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अभी वो साल नहीं गुजरा था कि आपने कहा कि वो तो ज़खायरी। इस पे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान कराची डिवीजन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसद्द नियाजी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे आपको मेरे प्रोग्राम में आना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप वहाँ लाड़काना से होती है, थोड़ी लेट हो गई। तो अच्छा, मैं अवामी मेरे साथ अतीक मीर साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आप जानती होंगी उन्हें अच्छी तरीके से। जफर साहब हमारे एनालिस्ट है, और दी मेमन टीवी के अली गोडियल साहब भी मेरे साथ हैं। वो भी अगर चाहेंगे एक आध सवाल आपसे कर सकते हैं। आप तो सारे सवालों का जवाब बड़े अच्छी तरीके से देती हैं, मुझे पता है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी उस हवाले से मैं कहूँगा कि अवामी मसाइल के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कहा ये कि ये ऐसा है वैसा है, ये सारे सिलसिले चल रहे, तो ये अवाम कहाँ खड़ी, अवाम क्या सुनना चाह रही थी? देखिए, अवाम से मुतालिक थी, और स्पेशली देखें जो दिन था वो बीबी, पूरा साल ही मेरे ख्याल में हम अवाम की बात करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि उससे अवाम के मसाइल की बात, क्योंकि वह हम अवाम के मसाइल पे तो बिल्कुल हमेशा ही बात करते हैं। बीबी की बरसी पे थे, और फिर भी कोई ऐसी चीज नहीं कि अवाम के मसाइल की बात ना की जाए। देखिए, वजीर खारजा है वो, और जिस मुल्क में जा रहे हैं वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ना कि वो दूसरे जो थे पहले, इससे पहले गवर्नमेंट थी। जब भी वो बाहर मुबारक में भी जाया करते थे तो वो एक ही रोना रोते थे कि जो है ना अपोजिशन वाले करप्ट है, फलाना है। तो मतलब घर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए, मुल्क के अंदर मुल्क की सियासत होनी चाहिए, ना कि आप मुल्क से बाहर हो और दूसरे अपने लोगों की जग हसाई कराएं। तो जो कुछ भी है, मैं समझती हूँ अवाम के लिए इस वक्त हम जो है ना कोलिशन पार्टनर है, और यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। और जिस मैच पे खान साहब खुद पहुंचा के गए थे, खुद उनके अपने अल्फाज थे कि मैं इन्हें जहाँ धकेल के जाऊंगा तो इन्हें लग पता जाएगा। तो बाकी जहाँ वो धकेल के गए हैं तो वो आवाम को भी पता चल रहा है, और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्हें भी पता चल रहा है। अच्छा, मतलब नाज़िर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब मिलके अब इसको थोड़ा सा सेटअप को सेट करेंगे। अतीक मीर साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं?
जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। देखिए, मैं कहूँगा कराची में एक बहुत बड़ी जो परेशानी हमें लाक रही वो सिंध की फसलों से रही, और सिंध में अब भी बेशतर इलाकों से पानी उतर नहीं सका। तो बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को उस तरफ मतवज्जो होना चाहिए था। अभी जिन जिन इलाकों से पानी उतरा है वहाँ फसल बेहतर हुई है, और बहुत ही बेहतर हुई है। उस फसल के आने से मुकामी तौर पे सब्जियों के रेट काफ़ी नीचे आए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने क्यों सिंध के उन उजड़े हुए लोग जो सैलाब ज़दगान थे उनकी खातिर खा मदद नहीं की? क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ जो हस्ब तौफीक मैंने अपने इदारे से अपने NGO से 5-6 ट्रक मैंने सिंध में भिजवाए, लेकिन वहाँ जाके जो देखा तो मुझे हुकूमत की नज़र नहीं आई। तो क्या आप PDM में शामिल हैं तो कम से कम सिंध के लिए आपका ये रवैया इतना ज्यादा फेवरेबल क्यों नहीं था? मैं ये सवाल करूँ। जी देखिए अतिक भाई, आपका सवाल करना बिल्कुल हक बजाने में है आप, लेकिन देखिए अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, देन आपके बात का जवाब जरूर दूंगी। देखिए एक तो मैं समझती हूँ पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है स्पेशली कराची को कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी कुदरती आफत आई हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर हमारे लोग साथ देते हैं गवर्नमेंट का। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक तरफ से तो कह दिया जहां से पानी निकाला गया। आप खुद इस चीज को अतीक भाई तस्लीम कर सकते हैं और करेंगे भी से कि जितना पानी और जितनी बारिश थी गवर्नमेंट ने अपने बहुत ज्यादा कोशिश की, और आपका भी शुक्रिया कि आपने कहा 6-7 ट्रक। मैं कहती हूँ कि देखें 6-7 ट्रक क्या, वहां पे 70,000 ट्रक भी होते तो मैं समझती हूँ कम है कि जिस हद तक डेली सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लेकिन देखें जहां हम सिर्फ एक सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन मुलतवी करने का कहती है, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए बलदियाती इलेक्शन, तो वो कोराम मच जाता है कि जी भाग रहे हैं फलां कर रहे हैं। तो वाकयतन सिंध के अंदर जो बारिश का पानी आया है जो वो बहुत ज्यादा गंभीर मसाइल थे, और सिंध गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया है और काम कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। अगर इसके अंदर जो है ना, मैं समझती हूँ कि तमाम कुछ तो ऐसे थे कि चालीथॉन पे बैठे हुए और कहते हैं जी अरबों रुपए हमें मिल गए, तो उनका तो कहीं मुझे खातिर ख्वाह नजर नहीं आया। मैं समझती हूँ हम एक अच्छी कौम है, और जब कहीं भी मुश्किल घड़ी किसी भी जगह पर है और स्पेशली सिंध पर अगर आई है तो सारा सपोर्ट देने वाले जो सिंध वाइज सूबा है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो उस पर तो वाह होती है। और जब कोई अगर किसी किस्म की तकलीफ में और परेशानी में आता है तो हम जो है ना बातें बनाते हैं। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है, लेकिन क्या ही अच्छा होता इस सब मिलकर इस पर जो है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो। देखिए बाकी लोगों को तो मैं कहूंगी समाजी इदारे जितने भी हैं, मैं क्या हर शख्स अप्रिशिएट करता है। साहब ये सारे के सारे लोग मिले थे, ताजिर लोगों ने भी किया, हर बंदे ने अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश की कि इसको सही तरीके से ले। जफर साहब एक सवाल करेंगे, फिर इसके बाद मैं आखिरी आपसे एक सवाल करूंगा। जरूर। मैं मुशर्रफ साहिबा से ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए आपने खुद ही अभी बल्दियाती इलेक्शन की बात कर दी। देही सिंध जो है वो तो सैलाब की वजह से जो है वो तबाह हाल है, और जो शहरी सिंध है कराची और हैदराबाद, उसके इलेक्शन को आप चौथी बार मुलतवी करने जा रहे हैं और ख़त लिख रहे हैं आप। यहाँ का तो बुनियादी मसला ही ये है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ की रोडें, यहाँ की जो है सड़कें, यहाँ का पानी का सिस्टम जो है, और यहाँ पर जो है वो दूसरा जो है लैंड ऑर्डर का मसला जो है, स्नैचिंग, और जिस तरह से यहाँ पर जो है वो स्नैचिंग के दौरान नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। तो यहाँ तो ज़रूरी है कि यहाँ एक सिटी गवर्नमेंट हो, मजबूत मेयर हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, और आप उसी के हवाले से कहती हैं कि साहब वो हमने रोक दिया तो बड़ा वाबेला मच रहा है, जबकि शहरी सिंध के लिए सबसे ज़्यादा मौत और ज़िंदगी का मसला
यही सिटी गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये बल्दियाती इलेक्शन है जिनको आप रोक रहे हैं, जिसका कोई जवाब भी ऐसा नहीं है आपके पास के सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई पुलिस नहीं है, और जब पुलिस की जरूरत होती है इस्लामाबाद में जो है वो पीटीआई के उसको रोकने के लिए, तो वहां हजारों पुलिस एहलकार जो है वो आप भेज देते हैं। और वहां पर आपकी बात आ गई। मेरा भी यही आखिरी सवाल के बल्दियाती इलेक्शन, आप उससे भी जवाब दीजिए। मैं भी इस सवाल को आखिरी में वो कह रहा हूँ कि कब तक उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए जफर भाई, आपने कहा कि जी हम इसको डिले कर रहे हैं। देखिए हमने ये आपने फिर एक दफा कह दी कि जी पुलिस नहीं है, तो बड़ा अच्छी बात है कि पुलिस अगर नहीं है तो आपने इस्लामाबाद में भेज दी। देखिए पहले जब भी अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुए मुल्क की सतह पे, तो इस्लामाबाद को जो पुलिस फराहम की जाती थी वो पंजाब से की जाती थी। इस दफा गवर्नमेंट चूंकि पीटीआई की है तो वो तो खुद ही चाहते हैं कि अफरा तफरी का शिकार हो, तो उन्होंने नहीं भेजी। और अगर हमने भेजी है यहाँ से तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, और अगर किसी सूबे से फेडरल गवर्नमेंट को गई है तो मैं समझती हूँ ये चीज अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है। और 6000 अगर पुलिस गई है तो 6000 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे मेरे भाई। और दूसरी बात है, हम कभी भी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि कहीं भी इलेक्शन हुए वो दौर भी हमने आपने हम सब ने फेस किया है कि जहां जो है ना इलेक्शन करवाने के लिए कोई बंदा आपको इलेक्शन के लिए मिलता नहीं था, तो हम कहते हैं हमें 10 वोट भी मिलते हैं ना, हम इलेक्शन का मैदान छोड़ के नहीं जाते, कभी भी ऐसा नहीं। और दूसरा आपने कहा कि कराची का, देखिए कराची के अंदर जिस कदर बारिशों से तबाही हुई है, आप देख रहे हैं कि कोई रोड, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है कि उसकी रिपेयरिंग ना सिंध गवर्नमेंट करवा रही हो। अच्छा, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कराची के अंदर कुछ ना कुछ काम का आगाज हो चुका है। अच्छा, वक्त मेरे पास बिल्कुल महदूद है, 1-2 जुमले के अंदर मैं आपसे जवाब चाहूंगा और फिर इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर आप हमारे साथ उसके ऊपर भी बैठे हैं। अली गोडियल साहब एक सवाल कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल से मैं सवाल करना चाहूंगा कि सिंध के बच्चों का, हम पॉलिटिकल बात करते हैं, पीडीएम हो पीटीआई हो सब एक तरफ, लेकिन एक सियासी मंजर के अलावा सिंध के बच्चों का कौन सोचेगा? सलीम भाई, सिंध आज नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है, जो नई क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। और लेकिन वो जब मिडिल क्लास तबके का बच्चा घर से 200 रुपए पेट्रोल के लेके वो किसी जॉब की तलाश में जाता है 4 जगह, तो उसे वहां भी रिश्वत देनी पड़ती है पार्किंग माफिया की सूरत में। जो सिस्टम लगाया गया कराची में उसको कोई देखने वाला नहीं है। एक पार्किंग अलावे 3, आप देखें कि बिल्कुल मैं क्या कहूं कि वहां पे तमाम ऐसे तबके के लोगों को खड़ा किया हुआ है जो कि सिर्फ झगड़े के सिवा, अतीक भाई, तमाम मार्केटों के बाहर जो हाल है। इसी तरह जॉबलेस लड़के होते हैं, वो बेचारे दर बदर भटक रहे होते हैं। तरक्याती काम सिंध में हो रहा है, लेकिन कराची की आवाम उलझ की रह गई। आप देखें कोई बंदा जो है इस वक्त कराची का टाइम पे नहीं पहुंच सकता, कहीं भी आप धूल मट्टी का शहर हो चुका है। और पार्किंग माफिया के साथ ठिया माफिया, आप देखेंगे इतना चौड़ा 25 फीट का रोड होगा ना तो 15 फीट उस पे जो है ठिया सिस्टम, ये तमाम सिस्टम चल रहा है। कोई अफसर बदली होता है किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी टाउन के अंदर 2 दिन तक तमाम चीजें साफ हो जाती है, फिर आ जाती है। तो ये सारा काम है सिस्टम का, जब तक ये सिस्टम सेट नहीं होगा ये तो गवर्नमेंट कर सकती है। मिस्टर 2 मिनट के अंदर जवाब देना, सिस्टम के अंदर किस तरीके से सिस्टम को मैनेज किया जाए सिंध के बच्चों के लिए, सिंध के बच्चों का? देखिए सिस्टम, मैं समझती हूँ कि आपने कहा कि एजुकेशन के हवाले से अगर आप बात करना चाह रहे हैं, देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अगर फैसिलिटी क्या है पाकिस्तानी बच्चों को, स्पेशली सिंध के बच्चों को, तो यहाँ पे एजुकेशन जो है ना मैट्रिक से इंटर तक फ्री है, और अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उनको वजीफे देने शुरू कर दिए गए। जो स्टूडेंट A+ या A ग्रेड ले रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप है, स्पेशली A+ को जो है ना मैट्रिक में भी इंटर में भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनके पास मैट्रिक सिस्टम के अंदर आप देख लें तो बोर्ड की फी नहीं ली जाती, इवन के स्कूल की फी तो नहीं है, बोर्ड की फी भी नहीं ली जाती। इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल पे देख लें तो बोर्ड की मद में भी जो उनकी फी है वो 1 रुपए तक नहीं ली जाती। यानी आपके 3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स उन्हें दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म उन्हें दिया जा रहा है। जवाब भाई क्वालिफिकेशन की बात की थी, क्वालिफिकेशन जब बच्चा घर से निकलता है तो उसके बाद जो सिस्टम में जो आ जाता है कराची शहर के अंदर, जो सिस्टम में स्पेशली मैं कहूंगा कि यहाँ पे करप्शन का, उसको कौन ठीक करेगा? वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑन कर सकती है। तमाम पार्किंग माफियाज को और तमाम जो रोडों पे ठिया माफिया जो है उसको कौन ठीक करेगा? मुझे एक बात बताए, आपने मुझसे कहा
एजुकेशन के हवाले से, तो एजुकेशन जब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही तो इसमें कौन सी अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर अजीम मिर्जा साहब को सवाल करना चाह रहे हैं। मुशर्रफ साहब एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मुशर्रफ साहब। जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि सिंध में ये जो प्लॉट्स पर जमीनों पर जो कब्जे हैं फौरी तौर पर वागजार करवाए जाएं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेशतर जमीनों पर, जिसका मैं गवाह हूं, पीपल्स पार्टी के लोग उसमें काबिज हैं और पीपल्स पार्टी के लोग उसमें डील करते हैं, तो एक लैंड ग्रेबिंग का बहुत वसी जाल है। क्या इसको खत्म करेगी सिंध हुकूमत? आप इसके लिए क्या ताउन करेंगे? देखिए अपनी पार्टी के लोगों को आप उन जमीनों से हटा देंगे? अच्छा, मैं एक चीज देखे, मैं तो बहुत तो बात करने वाली खातून हूँ। मैं कहती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों से बाला तर होकर काम करती है, ना हम लोग कब्जा माफिया है, कब्जा माफिया। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आपको मजीद मैं आपको मजीद एक मिनट प्लीज, हाँ मेरी सवाल मैं सारे ले रही हूँ। जी। अगर कोई शख्स इसमें मुलविस पाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपकी नजर में आप उन पे केस करें। खुदा की कसम खा के कहती हूँ मेरी पार्टी कभी इस तरह की हरकतें करती नहीं, और अगर कोई इस तरह का करप्ट शख्स नजर आता है उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा मसद साहब, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में हम आपके साथ स्टूडियो में होंगे ताकि बिल्कुल जामे तरीके से आपकी बात आ जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। अच्छा अतीक मीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये साल जा रहा है और हमें क्या पैगाम देके गया, क्या तक़वियत देके जा रहा और क्या समझाते हुए जा रहा, क्या बताते हुए जा रहा, और क्या ये जो माजी में हुआ मुस्तकबिल में किस तरीके से इसको, इस सेटअप को लेके चले जाएगा? देखिए, मैं अगर अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी और तजुर्बात को या मालूमात को आपके साथ शेयर करूँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में 2022 एक इबरतनाक साल है, इतना अज़ियतनाक। इसको अगर दो शशमाई के तनाजुर में देखें तो पहली जो शशमाई थी वो अज़ियतनाक महंगाई के अतबार से, और दूसरी जो शशमाई है वो अजाबनाक है जिसमें हर शोबा बर्बाद हो गया। यूँ समझे, ना आप बिजली का बिल भर सकते हैं, ना आप गैस की कीमत अदा कर सकते हैं जो उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोलियम देखिए कहाँ पहुँच गया, डॉलर किधर चला गया। इसी तरह एक आदमी अगर एक दाल या सब्ज़ी भी पकाता है तो वो उनकी कीमतें तो अपनी जगह है, सिर्फ उनके इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे हैं। ये धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, 400-500 का नोट तो ऐसे खुल जाता है कि जैसे आपने कभी आप पूरी हंडियाँ पकाते थे। तो इस तरह इससे ज़्यादा अज़ियत तरह की मैंने सूरत हाल अवाम की नहीं देखी कि ये रजीम चेंज होने के बाद जो लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है वो यूँ समझे इतना हौलनाक मंजर है आज भी। और अगर ये PDM की हुकूमत आगे भी रहती है, 2023 में भी रहती है, तो एक इस वक्त देखिए महंगाई ऐसे ही है, मुल्क की तरक्की एक ढलवान है, जैसे एक गाड़ी ढलवान की जानिब आ रही है, तो वो यानी मुझे नहीं लगता कि ये बेहतरी हो पाएगी अगर इंतखाबात नहीं होते, अगर लोगों के इलेक्टेड लोग नहीं आते, अगर यही शक्ल रही, यही हुकूमत रही, तो मैं बहुत बड़ी तबाही देख रहा हूँ जो 2023 में भी जारी और सारी रहेगी और 2022 से बढ़कर होगी अगर ये PDM की हुकूमत इसी तरह मौजूद रही। ठीक है, जफर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस मुल्क के अंदर सारे तजर्बे कर लिए। PTI की हुकूमत भी देख ली, PDM की हुकूमत भी देख ली। इससे पहले जो है हमने जो है यहाँ पर मार्शल्ला जो है उसकी हुकूमत भी देख ली। देखिए, हम जो है वो जो इलेक्शन जो ज़रूरी हैं आवाम के लिए, बल्दियाती इलेक्शन, वो इस्लामाबाद के भी हम नहीं होने दे रहे, वो हम कराची हैदराबाद के भी नहीं होने दे रहे। इस तरह के इलेक्शन तो हम, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, वो भी नहीं होने दे रहे।
लेकिन जो ज़मीनी इलेक्शन है जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है वो बड़ी बाकायदगी से हो रहे हैं। और उसमें वो जो असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, जो असेंबलियां छोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, वो भी उसमें हिस्सा लेते हैं, वोट भी पूरे लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और आवाम को पूछने के लिए ना नीचे से कोई उनका कोई कारिंदा या कोई कारकुन आता है, ना वो खुद पूछते हैं। और जो है वो बस एक गर्दान है दोनों तरफ से कि वो इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, अभी नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूं खुदारा इस मुल्क का सोचिए, इस मुल्क के अवाम का सोचिए, इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाइए। ये जिम्मेदारी अपोजिशन और हुक्मरानों सबकी है और सबको मिलजुल के इस हवाले से जो है वो संजीदगी के साथ बैठकर फैसला करना होगा, वरना ये अवाम अब इतने बाशऊर हो गए कि ये सबको फिर रद्दी की टोकरी के अंदर उठाकर फेंकेंगे जो इस सारे हालात के और उसके जिम्मेदार होंगे, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाने वाले। इसलिए जो है वो होश के नाखून लें और अपने मामलात को ठीक करें और बैठ के जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत की जाए, तो उनको मौका दिया जाए, दोनों तरफ से मौका दिया जाए। अपनी तरफ से भी जो है वो उनको जो है वो मौका दिया जाए और दूसरी तरफ से दिया जाए और इसके ऊपर बात कर ली जाए कि इलेक्शन 6 महीने बाद होने, 3 महीने बाद होने, फौरी होने, कब होने, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। आप बैठेंगे तो फिर उसके बाद ये मिसाक़े मईशत के ऊपर भी बैठकर जो है साथ आप बात करके और आवाम की जो चीखें निकल गई हैं, जो उनका कचूमर निकल गया है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जिस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, उसका इजाला किया था। जी अली गुडल साहब, आखिरी सलीम भाई जो तब्दीली का स्लो पॉइजन था ना, 4 सालों में पक के वो जो है 2022 में जो है सबके सामने आ गया और तमाम हमारी बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशली व्हाइट कॉलर फैमिलीज की जितनी जमा पूंजी थी ना वो अब खत्म हो चुकी है। लोगों का बर्दाश्त जो है अब खत्म हो चुका है। अगर 2023 के स्टार्ट में भी यही हाल रहा तो लोग फिर जो है ना मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के, क्योंकि आज आप देखें अगर फलाही इदारे ना होते तो अतीक भाई ने जैसे बात की तो हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि जॉब क्रिएटिविटी नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई है, आप देखें सैलरी वहीं की वहीं है, तो लोग कहां से पूरा करेंगे बिजली के बिल। अब तो गैस भी माफिया बन चुका है। आप देखें कि स्लो गैस की मद में 6-6 हज़ार रुपए अतीक भाई लोगों को लगा के भेजे जाते हैं कि भाई आपने भरना ही है। कहाँ बिल आते थे, आजकल केस ही नहीं। अब साथ में तो अब आप देखें कि गैस के अंदर भी लोग गवर्नमेंट ये जफर भाई ने एक बात की, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये अवाम रोटी चाहती है, अवाम को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, इलाज मुआवजा चाहिए, बच्चों की तालीम चाहिए, घर का किराया चाहिए। और वो जो पॉलिटिकल जमातें उनको क्या चाहिए, सिर्फ इख्तिदार चाहिए, सारी उलट पुलट इख्तिदार की लोगों की जो है वो दूर कर दिया। डबल रोटी भी लेना है ना गरीब आदमी से दूर हो चुकी है। मैं तो देखिए अब तो बाबांगे दौल कहता हूं कि अब लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि जो भी इन हालात को सिर्फ देखेगा और चुप करके बर्दाश्त करेगा वो इस मुल्क का भी से भी दुश्मनी करेगा, आने वाली नस्लों के साथ भी दुश्मनी। अच्छा सलीम भाई, साथ ही महंगाई के साथ साथ है ना हमारे यहाँ कोई सिस्टम ना होने की वजह से कंट्रोल प्राइस की भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। आप देखें बेकरी वाला हर बंदा अतीक भाई अपने तौर पे लूट रहा है। गवर्नमेंट तो कर ही रही है। आप देखें किसी भी चीज पे चले जाए, सुबह का नाश्ता लेने अगर कोई गरीब आदमी जाता है, 6 महीने पहले जो रोटी 50-55 की थी आज 120 रुपए की फर्क कर रहा है, उसमें 30-30 रुपए प्रॉफिट ले रहा है। आज एक छोटा सा मक्खन ले, कोई भी चीज आप देखने जाए ना तो प्राइस कंट्रोल नहीं है। एक कोल्ड ड्रिंक आप देखने जाए 40 रुपए की तो 70-80 रुपए की फर्क तो हो रही है। तो ये तो सब मिलके लूट रहे हैं। मैं गोडियल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि करप्शन भी एक इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है जिसके ऐसे मुल्क तबाह हाल है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कि एहतिसाब के नारे के ऊपर खान साहब आए, 4 साल तक वो रहे, किसी का एहतिसाब नहीं हो सका। बाद में जो है वो नैब के भी पर काट दिए गए। फिर वो 4 साल बाद जब इख्तिदार से बाहर आए तो कहते थे कि मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, मेरा तो कोई बस ही नहीं चलता। अब ये जो है ये सारे अपने केसेस ख़त्म कराने के ऊपर तो ले गए। तो इस मुल्क से ये जो करप्शन का नारा है ये भी एक सियासत की नज़र है कि एहतिसाब का नारा और करप्शन के खात्मे का नारा जो है ना ये भी एक सियासत की नज़र है। बिल्कुल आखिरी नमाज की तरफ आखिरी में कोई 1-2 जुमलों के अंदर मैसेज इस हवाले से। हालांकि मैं तो उस ताजिर बरादरी के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाह रहा था कि इस वक्त ताजिर बरादरी क्या आप जैसे कह रहे कि आवाम को आना चाहिए कि ताजिर बरादरी भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ करने का इक़दाम करेंगे? यकीनन मरता क्या ना करता, फिर ये कुछ तो करना पड़ेगा। हम आवाज़ उठाते हैं, जो भी हालात हैं बात करते हैं। आपके प्रोग्राम में भी आपने मौका दिया। मैं आम लोगों को भी मैसेज दूंगा कि अब खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना ये ठीक नहीं है। ये देखें जिन इक़वाम पर अल्लाह का अज़ाब आया उनमें वो लोग भी हलाक कर दिए गए
जो दीनदार थे लेकिन वो हक पर बात नहीं करते थे। तो ये बात करने का वक्त है, लोगों को उठना है, वरना देखें हर शोबा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। जुर्म आज़ाद, जुर्म को रोकने वाले जो इदारे हैं वो जुराइम के सरप्रस्त हैं। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है। हर आदमी अपनी मर्जी का मुख्तार है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ना सियासतदान, ना हुकूमत, ना कोई इदारा, ना कोई सरप्रस्त। कहीं पर मैं देख रहा हूं कि खराबी की रोकथाम नहीं है, सब अपने अपने अमल में आज़ाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मादर पिदर मुआशरा आज़ाद हो जाए जी, बस तो बिल्कुल ताकत की हुक्मरानी है, गरीब तो मर जाएगा। बिल्कुल आखिरी एक जुमले में अली साहब, एक जुमले में जफर भाई, एक जुमले में। मैं तो ये कहता हूँ कि इस माशरे के अंदर आप देखें, कोई छोटी चोरी करने वाला हो तो उसको तो कोई माफ़ी और कोई बख्शिश नहीं है, लेकिन जो बड़े डाकू हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की चूल्हे हिला दी, उनको पूछने वाला कोई ठीक है। अली साहब कोई आखिरी में वही बात अतीक भाई ने की कि अगर मुजरिम पकड़े नहीं जाते हो, पकड़े भी जाए तो जब उनके हम कमिश लेते हैं एंकर पर्सन, तो बात आती है कि 3 मुजरिम 3 थानों में मुलविस था, जेल काट के आ चुका है। तो जब सिस्टम की वही बात आती है कि सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, तो उम्मीद करेंगे कि 2023 का साल पॉजिटिव सोच के साथ कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाए। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गोडियल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और आखिर के अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि 2022 का जो साल है वो ये तमाम चीज़ें के सिस्टम का जो फुकदान है वो बड़ा डिस्टर्ब करके गया। महंगाई के हवाले से शोबा में फुकदान जो था बहुत सारे थे, परेशानी के हवाले से, मसाइल के हवाले से, डॉलर के हवाले से, सोने के हवाले से, गरीबी के हवाले से, और बहुत कुछ इस तरीके की सियासत के अंदर वो कभी धरने, कभी कुछ, और फिर ये तमाम के तमाम चीज़ें ऐसी होती गई कि आदमी बिल्कुल नीचे की तरफ जाता रहा। लेकिन मेरा रब जो देखने वाला है उससे हम नाउमीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी वजूद में आया, इसको बनाने वाले, इसके साथ मिलकर दुआ करने वाले, इसके साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने वाले बहुत ऐसे मोहसिन लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। मायूसी गुनाह है, और मैं ये कहूँगा कि हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है, और हम सबको अपना एहतसाब करना है, और हमें आगे बढ़ के इस मुल्क के लिए सोचना है। अगर हम ये सोचते रहे कि फ़लाँ 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 ये कुछ नहीं करेगा, तो हमें आगे बढ़ के आना है। हमें चाहे 1% भी अगर हम अपने हवाले से कुछ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब आहिस्ते आहिस्ते ये कारवां जुड़ता चला जाएगा, तो ये हमें वो मंजिल इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। आज मायूसी ज़रूर है 2022 के हवाले से, लेकिन 2023 इंशाअल्लाह खुशियों का, मोहब्बत का, प्यार का, अपनायत का और इस मुल्क की तरक्की के लिए वो पैगाम लेकर आएगा, वो मैसेज लेकर आएगा, और वो तरक्की के जो मराहिल है इंशाअल्लाह वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह लाया तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।